भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में सालों से एक ही कहानी दोहराई जा रही है। नई एसयूवी आती है, क्रेटा को चुनौती देती है, लेकिन सेल्स के आंकड़ों में आखिर जीत हमेशा क्रेटा की होती है। 2015 से 20 लाख में एसयूवी मतलब क्रेटा। पिछले एक दशक में इस गाड़ी ने लोगों के दिलों पे लिटरली राज किया है, क्योंकि इसमें आपको जो कॉम्पैक्ट डिजाइन मिल जाता है, शानदार फीचर्स मिल जाते हैं और साथ में जो इंजन मिल जाता है वो लोगों को दीवाना बना देता है। अरे सेरा, आजकल सोशल मीडिया पे सेरा बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और जहां क्रेटा वहां सेरा आ जाती है। तुम भी सेरा ले आए? क्यों नहीं लाऊंगा? कार ऑफ द ईयर है हमारी, इसी सेगमेंट से है और क्रेटा को कांटे की टक्कर दे सकती है। हाँ ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एटलीस्ट सियरा को तो संभाल ही लेगी क्रेटा। पर तुमसे किसने कहा मैं अकेले आया हूँ? और किसको लेके आए हो? देखो, इस साल सिर्फ सियरा ही नहीं, लौटी है रेनो की डस्टर, मस्कुलर लुक, दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन और ढेर सारे फीचर्स। और आ गई है किया की नई सेल्टॉस, बड़ा आकार, बड़ा स्पेस और भी ज्यादा फीचर्स। तो मुकाबले की घड़ी तो आ ही गई है हमसे। मुकाबला होगा तो अच्छा ही होगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्रेटा से कैसे अलग है ये बाकी की एसयूवी से। तो चलो देखते हैं, हमारे दर्शकों को बताते हैं कौन सी है एसयूवी जो 2026 में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लग सके। पर गाड़ियों की तरफ बढ़ने के पहले आप कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर कंपैरिजन, हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल सबसे पहले आपको देखने मिलेगी कार एंड बाइक हिंदी चैनल पे। और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना न भूलिए। अब चलिए गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इनकी खासियत। अमन देखो इसे, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, लुक्स भी शानदार है और काफी सालों से लोगों के दिलों पे राज किया है इन डिजाइन ने। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है क्रेटा के बारे में? ये आई थी 2020 में, इसके बाद इसका फेसलिफ्ट हुआ 2024 में जी। वो फेसलिफ्ट के बावजूद ये गाड़ी आज भी फ्रेश मुझे लगती है। आई थिंक यहाँ पे बात ये हो रही है कि इस सेगमेंट में अब और एक्साइटिंग और नए डिजाइन भी आ गए हैं, तो चलो उन पे भी नजर डालते हैं। ठीक है, अब सियरा की बात कर लेते हैं। देखो आकार इसका मुझे बहुत ज्यादा बड़ा लगा है बाकियों के कंपैरिजन में। इसका व्हील बेस सबसे लंबा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफी लंबी भी दिखती है और इसकी हाइट और विड्थ इन चारों में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छा है। तुम्हें तो पता ही है सोशल मीडिया पे कितनी चर्चा चल रही है सियरा के बारे में, सियरा के डिजाइन के बारे में। एक चीज जो है वो मुझे पसंद नहीं आई कि जो ग्लास का इफेक्ट बनाया गया है पीछे, वो सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि वाकई में वो एक छोटी सी विंडो ही है एट द बैक। पहले की तरह बड़ी ग्लास तो नहीं है, उसका सिर्फ लुक बाहर से रिक्रिएट किया गया है। अदरवाइज ये एक रेगुलर गुड लुकिंग एसयूवी है, हैंडसम एसयूवी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को इसका डिजाइन भी इतना पसंद नहीं आया। स्टाइलिंग चॉइसेस जो टाटा ने इसमें की हैं वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। काफी लोग चाहते हैं कि एक स्पेयर टायर हो टेलगेट में, वो भी इस डिजाइन में मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी एक किस्म का मिक्स्ड बैग है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा और कुछ लोगों को शायद नहीं पसंद आएगा। पर नापसंद की बात करते हुए हमें चलना होगा किया सेल्टॉस की तरफ। इस डिजाइन ने लिटरली बहुत लोगों का दिल जीता है और बहुत लोगों को इंप्रेस नहीं भी किया है, बहुत लोगों को निराश किया है। बिल्कुल। यूजुअली जो हम देख रहे हैं, व्यूअर्स के कमेंट्स जो आते हैं, हर कोई ये कहता है कि इसका जो फ्रंट है, जो फेस है, वो बहुत ही पोलराइजिंग है, बहुत ही अलग दिखता है, लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। पर मुझे ये भी बोलना होगा हंसत कि इसे जब आप इन पर्सन देखो, अपनी आंखों के सामने देखो, तो इसका इम्पैक्ट एकदम अलग है। आप फोटोज में देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, बट ये पहले से काफी बड़ी मालूम हो रही है। इनफैक्ट जिसको पता ना हो वो शायद ये समझे कि ये टूसॉन साइज की एसयूवी है। इसकी लंबाई अब काफी बढ़ गई है और ओवरऑल जो इसका लुक है वो किया की बड़ी एसयूवी से मिलता जुलता है। EV9 जो है किया की, उसकी तरह थोड़ी थोड़ी ये रोड पे दिखती है, मुझे काफी अच्छी लगती है। ये कलर भी इसका बहुत ही सुंदर है। पर अब बात करते हैं एक कन्वेंशनली हैंडसम एसयूवी की, रेनो डस्टर। डस्टर वापस आ गई है। तो अमन डस्टर का क्या है कि डस्टर का पुराना जो लुक था वो मुझे ज्यादा मस्कुलर लगता था, ज्यादा बोल्ड लगता था। इसका भी लुक वही है, सेम, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है। मुझे ये पसंद आया कि रेनो ने जो नए डिजाइन ट्रेंड्स हैं, नए स्टाइलिंग ट्रेंड्स हैं, उसको कंप्लीटली फॉलो नहीं किया है। इसमें अभी भी एक प्रॉपर हेडलाइट यूनिट ऊपर ही दी गई है। स्प्लिट हेडलाइट का हिसाब रेनो ने इस बार नहीं किया है। मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी एक स्टाइलिंग ट्रेंड है फॉलो करने के लिए। पर रेनो ने इसे एक कन्वेंशनली हैंडसम लुक दिया है। आज भी मस्कुलर लगती है, पर इन चारों एसयूवी में से सबसे छोटी ये मालूम हो रही है, सबसे कॉम्पैक्ट मालूम हो रही है। तो जिसे एक रॉब वाली एसयूवी चाहिए, रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी चाहिए, शायद ये
उनके लिए नहीं बनी है। बिल्कुल सही कहा अमान, गाड़ी जो है वो साइज में थोड़ी सी छोटी जरूर है, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस स्पेशली अगले हिस्से से काफी ज्यादा शानदार है। लेकिन मुझे इसका पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इसके पिछले हिस्से में कंपनी ने जो कनेक्टेड टेल लैंप्स का सेटअप दिया है वो इस सेगमेंट की दूसरी एसयूवी से भी मैच होता है। पुरानी डस्टर में पिछले हिस्से में भी थोड़ा सा रगड़ लुक मिलता था, वो लुक कहीं ना कहीं मैं इस गाड़ी में मिस करता हूँ। डिजाइन हमेशा एक सब्जेक्टिव विषय होता है और हर व्यक्ति की एक अलग पसंद हो सकती है, लेकिन 2026 में इतना जरूर कहा जा सकता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और आकर्षक डिजाइन्स के साथ आगे बढ़ चुका है। क्रेटा आज भी एक मजबूत दावेदार है, लेकिन सियरा, डस्टर और सेल्टोस जैसी एसयूवीज ने इस सेगमेंट के डिजाइन के स्तर को काफी ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसे में लुक्स के दम पर किसी एक एसयूवी को चुनना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। तो चलो अमन, शुरुआत इंटीरियर से करते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय जो लोग बिताते हैं वो इंटीरियर में बिताते हैं। क्रेटा बाकी गाड़ियों से छोटी जरूर है, कॉम्पैक्ट जरूर है, बट आज भी यहाँ पे फीचर्स कमाल के मिल जाते हैं हमें। इंटीरियर भी काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, फिट एंड फिनिशिंग भी यहाँ पे कमाल की मिल जाती है। और जैसे मैं अभी सीट्स पे बैठा हूँ, यहाँ पे पावर एडजस्टमेंट मिल जाती है हमें, अंडर द सपोर्ट, रेक्लाइन एंगल, सब कुछ कमाल का है। मुझे पता है सबसे अच्छा क्या लगा क्रेटा के बारे में, भले ही थोड़ी पुरानी हो गई हो, पर इसका इंटीरियर आज भी काफी अप टू डेट है। जैसा तुमने कहा, सारे फीचर्स जो तुम्हें चाहिए वो सब इस गाड़ी में मौजूद हैं। वायरलेस चार्जिंग ले लो, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ले लो, 360 डिग्री कैमरास ले लो, सब कुछ इस गाड़ी में ऑलरेडी मौजूद है। इनफैक्ट जो 360 डिग्री कैमरास है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इस पूरे कलेक्शन में मुझे लगता है ये शायद सेकंड नंबर पे आएगी अगर हम 360 डिग्री कैमरास की क्वालिटी की बात करें तो। और बाकी जो कैबिन का लेआउट है वो भी काफी अच्छा है। हाँ, जरूर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। कुछ जो बटन्स हैं वो भी इस्तेमाल करने में काफी आसान है। नॉब्स की क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर लग रही है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे Hyundai इम्प्रूवमेंट जरूर कर सकता है। बट फिजिकल बटन एटलीस्ट है, तो वर्चुअल बटन के काफी वेलकम है, वो काफी वेलकम है। और मुझे लगता है कि एज एन इंटीरियर ये काफी हद तक कंप्लीट है। बात सिर्फ इतनी है कि अब नई गाड़ियों में और भी अच्छे फीचर्स आ गए हैं और वो बायर्स को जरूर लुभाएंगे। चलो सियरा में बैठ के देखते हैं कैसी है। क्यों अंसज, सियरा में बैठ के ऐसा नहीं लग रहा कि एक सेगमेंट बड़ी गाड़ी में आ गए हो? बिल्कुल यार, विड्थ गाड़ी के ज्यादा है और देख रहा हूँ मैं कि गाड़ी में फीचर्स भी काफी ज्यादा शानदार है क्रेटा से। इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जो है वो इस सेगमेंट की और किसी एसयूवी में है नहीं। बिल्कुल। उसके अलावा भी ये गाड़ी फीलिंग में भी बाकी गाड़ियों से ज्यादा बड़ी मालूम हो रही है। अंदर से बैठ के चौड़ाई ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि एक सेगमेंट ऊपर से है सियरा। बिल्कुल, ये लग भी रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आज अगर सियरा कोई खरीद लेता है तो आने वाले 7-8 साल तक मुझे लगता है कि उसे फीचर्स की नीड इससे ज्यादा नहीं होगी। पर एक बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटीरियर आपको वाव करने के लिए बनाया गया है, पर जब गौर से देखोगे ना तो कुछ चीजें तुम्हें नजर आएंगी जो पसंद नहीं आएंगी। सबसे पहले इसकी अपहोल्स्ट्री का कलर देख लो। वैसे शोरूम में जब रहती है तो ये लाइट कलर देखने से बहुत अच्छा लगता है, पर तुम देख सकते हो इसमें ऑलरेडी डिस्कलरेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पैनल है डोर साइड पे वो ऑलरेडी लूज हो गया है हमारी टेस्ट व्हीकल पे। मुझे लगता है ये कुछ टाइम में शायद निकल भी आए। और उसके अलावा जो सीट के कंट्रोल्स हैं वो उसकी पोजीशनिंग जो है वो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये इजी टू रीच नहीं है। जो वेंटिलेशन का बटन है और मेमोरी फंक्शन का बटन है, ये सभी बहुत इनएक्सेसिबल मालूम होते हैं दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। ये सब बातें अमान तुमने सही कही, बट मुझे एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी है। फिजिकल बटन यहाँ पे मुझे काफी कम देखने को मिल रहे हैं। थोड़े से यहाँ पे टच बेस्ड बटन हमें मिल रहे हैं, तो वो चीज मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पसंद है। यूज करने में आसान नहीं है और उसमें फीडबैक भी नहीं है। मुझे लगता है टाटा को शायद फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ देने चाहिए थे, एटलीस्ट जो एसेंशियल कंट्रोल्स हैं उनके लिए, क्योंकि सारे मेजर जो कंट्रोल्स है वो स्क्रीन में ही है और वो डिस्ट्रैक्शन भी कभी कभी करता है। स्पेशली को ड्राइवर वाली जो स्क्रीन है वो मुझे वैसे पसंद आ रही है, बट क्या ड्राइवर साइड से दिख रही है आपको? दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रही है। और गाड़ी के चलते वक्त भी मैं देख सकता हूँ इस स्क्रीन को। इस पे तुम अगर वीडियो चलाओगे तो कभी ना कभी मेरा ध्यान भटक सकता है, मैं इस स्क्रीन की तरफ देख सकता हूँ। इसके लिए टाटा को एक मेजर जरूर ऐड करना चाहिए था इस गाड़ी में। कहीं आप अपनी वीडियो तो नहीं देखते ड्राइव करते हुए? ये सब छोड़ो, अब चलो डस्टर में बैठ के देखते हैं कैसी। अमान, जितनी भी तुम गाड़ियां लेके आए हो उसमें से सबसे ज्यादा जो ड्राइवर फोकस्ड इंटीरियर्स हैं वो हैं डस्टर के।
ये बात तो माननी पड़ेगी। स्पेशली डैशबोर्ड पे लगी जो स्क्रीन है ये ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, तो ड्राइव करते दौरान मुझे मैप्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और स्पेशली ये जो मैप्स हैं वो मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी देखने को मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा कमाल की जो मुझे चीज लगी वो लगी इसका हुड, यहाँ से क्लियरली विजिबल है, यानी कि ड्राइव करते दौरान ब्लाइंड स्पॉट की प्रॉब्लम मुझे शायद यहाँ पे देखने को ना मिले। तुम्हें पता है ये गाड़ी का इंटीरियर मुझे एक नए टर्म की याद दिला रहा है। तुमने सुना होगा शायद, सिंगल इनकम नो किड्स या डबल इनकम नो किड्स, DINK। वो क्राउड के लिए ये गाड़ी परफेक्ट लग रही है मुझे, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा नहीं है, सियरा जितनी बड़ी ये है नहीं। इसका इंटीरियर मोस्टली ब्लैक कलर का ही है, तो स्पेस की फीलिंग भी इतनी ज्यादा आ नहीं रही है। पर फीचर्स के मामले में ये गाड़ी ने सारे बेसिस कवर किए हुए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ मिलेंगी, वायरलेस चार्जर है, गूगल इंटीग्रेटेड है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जिसकी वजह से एंड्रॉइड ऑटो यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है इस गाड़ी में। पर एक प्रीमियम फीलिंग जो इस सेगमेंट की गाड़ियों से अब हम एक्सपेक्ट करने लगे हैं वो शायद इससे मिसिंग है। काफी सारे जो प्लास्टिक्स हैं वो काफी हार्ड मालूम होते हैं, और कुछ हद तक जो छोटी रेनो की गाड़ियां हैं उसकी याद मुझे दिला रहे हैं। अमान, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सीट का जो कंफर्ट है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। हाँ, हमें अंडर थाई सपोर्ट को इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन जो सीट का ओवरऑल कंफर्ट है वो मुझे काफी ज्यादा शानदार लगा इसका। पैनोरामिक सनरूफ तो दे दी और 360 डिग्री कैमरास भी दे दिए, पर यह बात माननी होगी कि यहाँ पे इसके 360 डिग्री कैमरास सबसे कमजोर हैं। आज हम इस सेगमेंट की गाड़ी से बेहतर क्वालिटी की उम्मीद रखते हैं, और ये 360 डिग्री कैमरा डेफिनेटली उस लेवल पे नहीं है। स्पेशली ये जो सेंट्रल कंसोल है उसकी फिट एंड फिनिशिंग मुझे थोड़ी सी और बेटर चाहिए थी इस गाड़ी से। पर फिजिकल कंट्रोल्स हैं तो उसके लिए हमें रेनो को अप्रिशिएट जरूर करना होगा। पर अगर फिजिकल कंट्रोल्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो शायद आपको अगली गाड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जिंदगी सबसे आसान लग रही है मुझे किया सेल्टॉस के अंदर। इसका जो लेआउट है, डैशबोर्ड को अगर तुम देखो, सारे कंट्रोल्स जो दिए गए हैं फिजिकल बटन्स हैं और बड़े बटन्स हैं, तो तुम आसानी से इन्हें यूज भी कर पाओगे। ये इंटीरियर फ्लैशी नहीं है, बट एक प्रीमियम फील आ रही है, क्योंकि जो भी मटेरियल्स यूज किए गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। फिट फिनिश काफी कंसिस्टेंट लग रहा है, और सारे कंट्रोल्स बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। हाँ अमन, मुझे फिट एंड फिनिशिंग इसकी अच्छी लगी, बट यहाँ पे ज्यादा प्लास्टिक मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। ऑल्दो अगर मैं सीट के कंफर्ट की बात करूँ वो मुझे पसंद आया है, और स्पेशली ये जो हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया है ये थोड़ा सा यूनिक लगता है, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। बाकी स्टीयरिंग का डिजाइन मुझे थोड़ा सा ज्यादा बिजी लगा है। आज की कार्स के हिसाब से स्टीयरिंग जो है वो मुझे थोड़ा क्लीन लेआउट के साथ पसंद है। और एक चीज जो मुझे पसंद आई, जो शायद कुछ लोग ना नोटिस करें, इसकी जो ड्राइवर सीट है उसमें एडजस्टमेंट की रेंज बहुत बड़ी है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं एकदम नीचे होके बैठ सकता हूं अगर मुझे स्पोर्टी फीलिंग चाहिए हो, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे बॉनेट देखना हो, अगर मुझे ऐसा लगता हो कि मैं बहुत नीचे बैठा हूं, तो मैं सीट को काफी हद तक ऊपर भी कर सकता हूं। और ये रेंज ऑफ एडजस्टमेंट काफी ज्यादा है, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, हाइट के हिसाब से। इवन जो थाई सपोर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट, वो भी तुम काफी हद तक एक्सटेंड कर सकते हो, जो मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन चीज है ड्राइवर कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। क्रेटा ने सेगमेंट में फीचर लोडेड और प्रीमियम कैबिन का बेंचमार्क जरूर बनाया था, लेकिन 2026 में मुकाबला काफी बदल चुका है। डस्टर का इंटीरियर पूरी तरह से ड्राइवर फोकस्ड है, सियरा सबसे ज्यादा स्पेशियस और फीचर रिच महसूस होती है, जबकि सेल्टॉस इन सब के बीच में एक बैलेंस पैकेज बनके सामने आती है। अच्छी मटेरियल क्वालिटी, प्रीमियम फील, भरपूर फीचर्स और एक साफ सुथरा डैशबोर्ड इस मुकाबले में सेल्टॉस को एक संतुलित इंटीरियर वाली एसयूवी बनाता है। और जो बात मैं तुमसे कह रहा था, ये गाड़ी जिंदगी को आसान बनाती है, इसमें इसका बूट भी शामिल है। बूट स्पेस इसमें अच्छा खासा है। अभी तुम देख सकते हो 5 बैग्स हमने यहाँ पे फिट किए हुए हैं। बड़े बैग्स भी हैं, मीडियम साइज बैग्स भी हैं, सब बड़े आसानी से इसमें फिट हो चुके हैं क्योंकि गाड़ी लंबी है। तो रियर सीट में स्पेस होने के बावजूद इसमें बूट स्पेस भी काफी अच्छा है। सब कुछ ठीक है अमान, बट पावर टेलगेट नहीं दिया। पावर टेलगेट नहीं है, वो तुम्हें मिलेगा डस्टर में। डस्टर में बूट भी सबसे बड़ा है, उसमें हमने 6 बैग्स फिट किए। ये सारे बैग्स प्लस एक और बैग उसमें बड़ी आसानी से फिट हो गया, और उसमें और भी जगह बची थी छोटे बैग्स रखने के लिए। पावर टेलगेट तुम्हें सियरा में भी देखने को मिलेगा, और उसका भी बूट काफी बड़ा है, उसमें भी हमने आसानी से 5 बैग फिट कर लिए। जहां तक बात रही क्रेटा की, उसका बूट अनफॉर्चुनेटली सबसे छोटा है, और फिर भी उसमें हमने 5 बैग्स कैसे तैसे फिट कर लिए। उसमें एक फायदा ये है कि उसका लोडिंग लिप जो है वो बहुत ही नीचे है,
जिसकी वजह से तुम बड़े बैग्स भी बड़ी आसानी से उसमें लोड कर पाओगे। अमान, तुमने एक और चीज नोटिस की कि डस्टर में स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, उसकी जगह कंपनी ने पंचर रिपेयर किट हमें दी है। तो यूजुअली इस तरह की गाड़ी को अगर हम ऑफ रोडिंग के दौरान लेके जाते हैं पहाड़ों पे या कहीं भी ऐसे एरिया में जहाँ पे हमें स्पेयर व्हील की नीड होती है, वहां पे मुझे लगता है कि डस्टर थोड़ी सी लोगों को डिसअपॉइंट जरूर कर सकती है। 25 लाख खर्च करने से पहले सिर्फ आम सड़कों पर गाड़ी को चलाना काफी नहीं होता, इसलिए हम इन चारों एसयूवी को सबसे पहले लेकर गए ट्रैक पर, जहां हमने इनकी हैंडलिंग, ब्रेकिंग, बॉडी रोल और कॉर्नरिंग एबिलिटी को परखा। इसमें नतीजा काफी दिलचस्प रहा। डस्टर इन चारों में से सबसे आगे रही क्योंकि ट्रैक पर इसका स्टीयरिंग, चेसी बैलेंस, ब्रेकिंग और कॉर्नर्स पर पकड़ इसे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली एसयूवी बनाता है। क्रेटा इनलाइन इसमें दूसरे स्थान पर रही और ये डस्टर के काफी करीब है। बॉडी रोल यहाँ पे डस्टर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हैंडलिंग और कॉर्नरिंग के मामले में ये एसयूवी भी काफी मजेदार है। यहाँ सेल्टॉस तीसरे स्थान पर रही। इस एसयूवी की ग्रिप अच्छी है और ये कॉन्फिडेंस भी देती है, लेकिन बॉडी रोल थोड़ा ज्यादा महसूस होता है और कॉर्नरिंग में ये डस्टर और क्रेटा इनलाइन जितनी शार्प नहीं लगती। सिएना ने इसमें हासिल किया चौथा स्थान। इस एसयूवी का पूरा फोकस कंफर्ट पर है। बड़े आकार और सॉफ्ट सस्पेंशन ट्यूनिंग की वजह से बॉडी रोल इसमें ज्यादा महसूस होता है और घुमावदार रोड पर ये बाकी 3 एसयूवीज जितनी एंगेजिंग नहीं लगती। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रैक पर इन चारों एसयूवीज की परफॉर्मेंस देखने के बाद अब बारी थी असली दुनिया की, यानी आम सड़कों की, जहां हर दिन आपको ट्रैफिक, टूटे फूटे रास्ते, स्पीड ब्रेकर्स और अलग अलग रोड कंडीशन से जूझना पड़ता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रेटा से। हाँ, शौकीन जो हो तुम इनलाइन को, बताओ अब। अच्छा अमान, हमारी वीडियो का सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि हमारे पास नॉर्मल क्रेटा नहीं है, हमारे पास है क्रेटा इनलाइन। सो इनलाइन में भी वही आपको इंजन मिलता है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज, जो कि रेगुलर क्रेटा में भी मिलता है, बट यहाँ पे सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो है इसकी सस्पेंशन और इसका स्टीयरिंग का फीडबैक। इनलाइन का जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो रेगुलर क्रेटा के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको ड्राइव करते हुए फील आता है कि आप एक ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और साथ में सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो भी काफी कमाल की है। और उस पे सोने पे सुहागा ये 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। एक्सेलरेटर प्रेस करते ही गाड़ी कुछ इस तरह से परफॉर्म करती है। कैसा लग रहा है? तो है यार, काफी तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, काफी एंजॉयबल लग रही है ये। वैसे एंजॉयबल इसलिए भी है ना क्योंकि हमारे पास मैनुअल ट्रांसमिशन है इसके साथ, और बाकी की जो गाड़ियां हैं वो आज हैं सारी ऑटोमेटिक। सो मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें थोड़ा सा इंजन के साथ प्ले करने का और अच्छा मौका मिल जाता है। कुछ इस तरह से अभी देख सकते हैं आप, सेकंड गियर पे जब मैं इसे रखता हूँ तो वहाँ पे जो पुल मिलता है वो काफी कमाल का है। इनिशियल आरपीएम में क्रॉलिंग के दौरान ये थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, बट जैसी टर्बो इसका किक इन होता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक फेस पे आपके स्माइल आती है, पुश मिलता है, महसूस कर सकता हूं मैं। करेक्ट। अच्छा अमान, एक काम करते हैं, गाड़ी को मैं हाई स्पीड में थोड़ा सा टर्न करता हूँ और बताना मुझे कि बॉडी रोल फील हो रहा है फिर नहीं। काफी फ्लैट लग रही है, हाँ, जैसा उम्मीद करेंगे एक इनलाइन मॉडल से, उस हिसाब से काफी सेटल्ड लग रही है। तो यहाँ पे बात आ जाती है इसके सस्पेंशन की, क्योंकि Hyundai ने इसमें ट्यूनिंग जो है वो काफी अच्छी की है, और हाई स्पीड में कॉर्नरिंग करते दौरान भी हमने महसूस किया था कि इसमें जो आपको बॉडी रोल है वो काफी कम मिलता है। एक और चीज मुझे लगता है यहाँ पे हमें बतानी चाहिए दर्शकों को, कि भले ही ये इनलाइन मॉडल हो, मैकेनिकली ये काफी हद तक रेगुलर क्रेटा की ही तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है उसमें हल्का सा फर्क है जी, और जो स्टीयरिंग फीडबैक है उसमें भी फर्क है, लेकिन जो गाड़ी है अदरवाइज हार्डवेयर के तौर पे वो ऑलमोस्ट सेम है, रेगुलर क्रेटा की ही तरह है। और जो रेगुलर क्रेटा है वो भी काफी कंफर्टेबल लगती है रेगुलर ड्राइविंग में। अच्छा, रेगुलर क्रेटा थोड़ी सी कंफर्टेबल लगती है, इसके जो सस्पेंशन है वो फर्म है और ज्यादा फर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसे सिटी में ड्राइव करते हैं, खड्डे आते हैं सड़कों पे, तो हमें कैबिन में वो फील होते हैं। आपने फील किए क्या? नहीं, इसमें जो बड़े गड्ढे होते हैं वो आप फील जरूर कर सकते हैं। और मुझे लगता है सस्पेंशन के मामले में ही थोड़ी सी क्रेटा अब पुरानी लगने लगी है, क्योंकि जो बाकी की गाड़ियां आ गई है, जो नई गाड़ियां आ गई हैं, उसमें सस्पेंशन आपको थोड़ा और कंपोज मिलता है। अमान, इनलाइन हो या रेगुलर क्रेटा, दोनों को ड्राइव करना सिटी में बहुत ज्यादा इजी है। एक तो विजिबिलिटी यहाँ पे काफी कमाल की मिल जाती है। ए पिलर जो है आप देख सकते हो बहुत ज्यादा थिक नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलता है।
ड्राइव करते हुए बॉनेट जो है, इसका हुड जो है वो क्लियरली विजिबल होता है ड्राइवर साइड से। और अगर इन केस नहीं भी होता है तो आप कुछ इस तरह से सीट्स को लिफ्ट कर सकते हैं और तब गाड़ी को ड्राइव करने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको फील होता है, एक कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेटा आज भी एक कॉम्पैक्ट साइज को ही फॉलो कर रही है। ये बहुत बड़ी नहीं है शहर के लिए, तो जब आपको एक छोटा पार्किंग स्पॉट मिलेगा, आप वहां पे भी इसे कंफर्टेबली पार्क कर सकते हो। अगर गाड़ी और बड़ी होती तो शायद थोड़ी और दिक्कत आ सकती थी। तो शहर में यूजेज आई थिंक क्रेटा आज भी एक बढ़िया चॉइस है। पर तुम्हें पता है इस गाड़ी की उम्र अब कहाँ दिख रही है? इसकी रियर सीट में। ओके। थोड़ी देर पहले शम्स लेके निकले थे गाड़ियां और मैं पीछे बैठ गया था रियर सीट का मजा लेने के लिए। मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्रेटा की रियर सीट अनकंफर्टेबल नहीं है, बट स्पेस के मामले में ये सेगमेंट लीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी फिलहाल दर्शक देख पा रहे होंगे दोनों कैमरा पर्सन हमारे रियर सीट्स में बैठे हुए हैं और दोनों की कद काठी में काफी फर्क है। तो आप समझ सकते हैं एवरेज इंडियन एंड नॉट सो एवरेज इंडियन बिल्ड के लिए किस किस्म का स्पेस क्रेटा में आज अवेलेबल है। और राइड क्वालिटी भी रियर पैसेंजर्स के लिए सबसे सेटल्ड नहीं है, अनकंफर्टेबल नहीं है, बट आज इस सेगमेंट में कई गाड़ियां आ गई हैं जो एक और रिलैक्स्ड राइड क्वालिटी ऑफर कर रही हैं। तो मुझे लगता है इस मामले में आज क्रेटा पीछे जरूर होगी। हाँ तो भाई तुम्हें लग रहा था कि क्रेटा इनलाइन की बराबरी कोई नहीं कर सकता ड्राइविंग फन के मामले में? नहीं, मैं गलत था थोड़ा सा। यहाँ पे जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो क्रेटा इनलाइन से काफी अच्छी है। भले ही इंजन का यहाँ पे साइज छोटा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो इंजन है वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और टॉर्क आउटपुट भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है। तो इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस में आपको किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि इंजन की रिफाइनमेंट भी अलग ही लेवल की है। अगर मैं यहाँ स्टीयरिंग पे लगे इस रेनो के लोगों को छुपा देता हूँ तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो फील कर पाएंगे कि इसका जो इंजन है वो रेनो ने ही बनाया है। एक अलग लेवल की आपको यहाँ पे रिफाइनमेंट मिल जाती है। और खास बात यह कि लो स्पीड में क्रॉलिंग के दौरान भी इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको इंजन में वाइब्रेशन फील नहीं होती। हालांकि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो लो आरपीएम पे क्रॉलिंग करते दौरान आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होगी। और शायद यही वजह है कि ये इंजन आर्किटेक्चर मर्सिडीज अपनी कार्स में भी यूज करता है। अमन, इस कंपैरिजन में हम जितनी भी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, चाहे क्रेटा ले लो, चाहे सियरा ले लो या सेल्टोस ले लो, अब इन सभी गाड़ियों की जब सीट में बैठते हैं तो आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है। लेकिन डस्टर में जब आप सीट में बैठते हैं तो आपको एक कार लाइक फील आता है। आपको लगता है कि आप गाड़ी की सीट के ऊपर नहीं बल्कि अंदर बैठे हैं। ये हुड में जो एक मस्कुलर अपीयरेंस दी गई है, मुझे लगता है उससे आपको ड्राइविंग के वक्त थोड़ा और कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है और ऐसा भी लगता है कि आपकी गाड़ी और बड़ी है। कॉन्फिडेंस के साथ एक और चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है, वो है इसके सस्पेंशन की ट्यूनिंग और इसका स्टीयरिंग रेस्पॉन्स। इस कंपैरिजन में जितनी भी गाड़ियां हम यूज कर रहे हैं उनमें सबसे बढ़िया जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स है वो इस गाड़ी का है। स्लो स्पीड में गड्ढे आपको कैबिन में फील होंगे, लेकिन हाई स्पीड में जब आप कॉर्नरिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो रेनो ने क्यों फर्म साइड पे की है थोड़ी सी। ये सभी एसयूवीज को हमने हाल ही में ट्रैक पे भी टेस्ट किया था और वहां पे भी जो बॉडी रोल हमें सबसे कम देखने को मिला वो मिला रेनो की डस्टर में। तो ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रॉपर ड्राइवर ओरिएंटेड कार है, बट रियर सीट कंफर्ट कैसा है वो आप बताओ मुझे। रियर सीट कंफर्ट पे ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि पूरा फोकस एक तरीके से ड्राइवर पे रखा गया है। ये गाड़ी ना मौज मस्ती वाली गाड़ी है। ये गाड़ी फैमिली को साथ में लेके चलने वाली गाड़ी नहीं है। पीछे आप देख सकते हो अभी फिलहाल हमारे जो कैमरा पर्सन्स बैठे हुए हैं उनके पास जगह इस पूरे कंपैरिजन में सबसे कम है इस रियर सीट में। रियर सीट की लेंथ अच्छी है तो आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिलेगा, बट फिर से यहाँ पे ट्रांसमिशन टनल काफी प्रोमिनेंट है, काफी बड़ा है, तो बीच में आप किसी को बिठा नहीं सकते, वैसे भी नहीं बिठा सकते क्योंकि विड्थ इस गाड़ी की कम है, तो पीछे दो ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पर जो राइड क्वालिटी है वो काफी सेटल्ड है, आप बड़े आराम से लंबे सफर इस गाड़ी में तय कर सकते हैं। डस्टर के बाद हम आ गए सेल्टोस में और यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे इस गाड़ी में। एक इंजन जो है वो आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, वही जो अभी हमने हाल ही में क्रेटा एनलाइन में एक्सपीरियंस किया और यहाँ पे उसी तरह का पुल हमें मिल जाता है जिस तरह का क्रेटा एनलाइन में हमने फील किया था। खास बात ये कि हम इसका डीसीटी ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट ड्राइव कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा लैग फील होगा, लेकिन अगर आप अपने सामने वाली गाड़ी को क्विक ओवरटेक करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से पैडल शिफ्टर की हेल्प से आप ओवरटेक कर सकते हैं।
इंजन की परफॉर्मेंस तो यहाँ पे कमाल की मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब क्या ये गाड़ी ड्राइवर्स के लिए बनाई गई है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये गाड़ी एक प्रॉपर बैलेंस प्रोडक्ट है। यहाँ पे इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, लेकिन ड्राइव करने का जो फील है वो उस तरह का रखा गया है कि अगर कोई पीछे पर्सन बैठा होगा या को ड्राइवर साइड में बैठा होगा तो उसे कंफर्ट अच्छा मिलने वाला है। उसका रीजन है इसके सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे आपको लगने वाली है, जिसकी वजह से हाई स्पीड में जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी बाउंसी फील होती है, बट वो इतनी नहीं होगी कि हाई स्पीड में ड्राइव करते हुए आप कॉन्फिडेंट कम फील कर पाए। तुम्हें पता है हम अभी डस्टर में से निकल के इसमें आए, मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि डस्टर जो गाड़ी है वो खरीदनी चाहिए इन योर 20s और सेल्टॉस वो गाड़ी है जो तुम्हें खरीदनी चाहिए इन योर 30s। करेक्ट। जब तुम थोड़े मैच्योर हो जाओ, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाए, फैमिली को साथ में ले जाना हो हर जगह, उसके लिए सेल्टॉस डस्टर से तो बेहतर ही है। मतलब अमान तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये आपको दो कैरेक्टर ऑफर कर रही है, एक ड्राइवर वाला भी है और दूसरा एक फैमिली ओरिएंटेड वाला भी है। पर ये फैमिली ओरिएंटेशन इसका थोड़ा प्रोमिनेंट है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में स्पेस भी ज्यादा है। फिलहाल दोनों ही कैमरा पर्सन्स काफी खुश लग रहे हैं पीछे, क्योंकि उनके पास पहले से ज्यादा स्पेस है क्रेटा से भी और डस्टर से। इनफैक्ट ये चीज मैंने आगे भी नोटिस की है, यहाँ पे जो डैशबोर्ड का पूरा लेआउट मिल रहा है वो थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस पे लग रहा है और कहीं ना कहीं हम दोनों भी थोड़ा सा दूर दूर बैठे हैं तो काफी खुला कैबिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। करेक्ट। और रियर सीट में वंस अगेन अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है और 3 लोग पीछे जरूर बैठ सकते हैं इस गाड़ी में भी। बट जैसा तुमने कहा जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है और जब तुम थोड़ी तेज गति पे जा रहे हो तभी पीछे थोड़ा सा फ्लोटी मालूम होता है। सस्पेंशन का मूवमेंट अप डाउन भी है और लेफ्ट राइट भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है अगर आप हाई स्पीड पे चलें लंबे समय तक। पर ओवरऑल मुझे लगता है रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए सेल्टॉस, क्रेटा और डस्टर से तो बेहतर जरूर है। फाइनली सब गाड़ियां चलाने के बाद बारी आ गई है सिएरा की, और सिएरा में बैठ के फील आ रहा है कि इस सेगमेंट की गाड़ी नहीं है, ये एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, काफी बड़ी है, बहुत बड़ी है। इनफैक्ट मैं जब इसे ड्राइव कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो भी थोड़ा सा गैप में है मेरे से, और डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो भी मुझे ऐसा फील करा रहा है। स्क्रीन काफी दूर है भाई, मैं दोनों हाथ आगे बढ़ा के भी नहीं छू पा रहा हूँ। तो ओवरऑल इसका जो फ्रंट का कॉकपिट है वो भी काफी ज्यादा रूमी है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे फील हुआ इसको ड्राइव करते है। तो ये भी 1.5 टर्बो पेट्रोल, इसमें क्या फर्क लग रहा है? फर्क ये है कि ये टाटा के दूसरे इंजन से काफी अलग है और ये इंजन रिफाइंड भी बहुत ज्यादा है। 1.5 लीटर का हाइपीरियन पेट्रोल इंजन है और इस सेगमेंट में ये जो इंजन है वो भी अपनी एक अलग पहचान के साथ आया है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है इस इंजन के साथ। हालांकि एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि इंजन जबरदस्त है परफॉर्मेंस में, लेकिन इसका जो इंक्लिनेशन है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी ढूंढ रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो एक फैमिली ओरिएंटेड कार ढूंढ रहे हैं जिसमें कंफर्ट भर भर के मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो कुछ इस तरह से की गई है कि गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी बाउंस होती हुई भी फील होती है और बॉडी रोल भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिलता है। पर तुम ड्राइवर फोकस्ड कार की बात कर रहे हो, जब एंथुसियास्ट्स के लिए गाड़ियां आती हैं कितने लोग खरीदते हैं? हाँ, तभी ना एक बैलेंस प्रोडक्ट यूजुअली लोग देखते हैं सेगमेंट में, और वहाँ पे सिएरा जो है वो एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में हमें देखने को मिला है। ये सब तो तुमने बता दिया, पर तुमने दर्शकों को ये नहीं बताया कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन एक्सपीरियंस करने के बाद ये पहला टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक चला रहे हैं आज। जी हाँ, मुझे भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है कि टाटा ने इसमें टॉर्क कन्वर्टर यूज किया है, जबकि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो मिलता है सिएरा का उसमें टाटा डीसीटी ऑफर कर रहा है। तो वो डीसीटी ट्रांसमिशन मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑफर करना चाहिए था। उसमें जो शिफ्टिंग मिलती है वो हमें क्विक मिलती है, जैसे कि हमने सेल्टॉस में नोटिस किया है और कहीं ना कहीं हमने रेनो की डस्टर में भी वो क्विक शिफ्टिंग नोटिस की है। यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर अच्छा है, हाईवे पे जो शिफ्टिंग मिलती है वो काफी अच्छी है, बट सिटी में जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो कभी कभी आप बीच में इरिटेट भी होंगे, क्योंकि इस इंजन की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है और रेस्पॉन्सिवनेस इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से थोड़ी सी हमें कम मिलती है। पर तुम्हें पता है इस गाड़ी में सबसे ज्यादा खुश कौन है? कौन है? हमारे कैमरा पर्सन क्योंकि सिएरा की रियर सीट में सबसे ज्यादा स्पेस है। तो पहली बात, वो एकदम खुल के फैल के बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। नंबर 2, वो सीट काफी बड़ी भी है और वेल कुशन्ड है, तो इस बैक सीट में बैठ के आपको सारा आराम मिल जाएगा। अगर आप शोफर ड्रिवन हैं तो ये रियर सीट को मैच कर पाना इस सेगमेंट में आज बहुत ही मुश्किल है। और अगर उन्हें और जगह की जरूरत हो तो ये लीवर दिया है यहाँ पे, बॉस मोड उसका इस्तेमाल करके मुझे आगे कर सकते हैं। और इस गाड़ी में रियर सेक्शन में मैंने नोटिस किया कि राइड क्वालिटी काफी सफल है, सॉफ्ट है, कंप्लायंट है और कहीं पे भी आपको झटके महसूस नहीं होंगे। शायद डस्टर के लेवल पे ना हो,
बट ओवरऑल कंफर्ट के मामले में मुझे लगता है कि रियर सीट ऑक्यूपेंट सियरा में सबसे ज्यादा खुश होंगे। तो अगर आप रेगुलरली 5 पैसेंजर्स के साथ सफर करते हैं तो सियरा आपके लिए एक क्लियर चॉइस हो सकती है। ट्रैक और रियल वर्ल्ड ड्राइव के बाद अब फैसला करना आसान नहीं था, क्योंकि चारों एसयूवीज ने अपने तरह से हमें इम्प्रेस किया था। करीब एक दशक पहले क्रेटा ने सेगमेंट की तस्वीर बदल दी थी और आज भी ये कई मामलों में एक मजबूत विकल्प बनी हुई है। हालांकि नई पीढ़ी की क्रेटा पर काम चल रहा है और ऐसे में अगर आप मौजूदा मॉडल खरीदते हैं तो आप आने वाले मॉडल के कुछ नए फीचर्स और अपडेट्स से चूक सकते हैं। नई एसयूवीज में सियरा की रोड प्रेजेंस सबसे अलग है, वहीं डस्टर को चलाने का अनुभव सबसे ज्यादा मजेदार और ड्राइवर केंद्रित लगता है। लेकिन ये दोनों एसयूवीज हर खरीदार की हर जरूरत को पूरा नहीं करती। अगर एक ऐसी एसयूवी की बात करें जो लगभग हर पहलू में अच्छा संतुलन बनाती है तो सेल्टॉस सबसे करीब आती है। इसका आकार सही है, 5 लोगों के लिए इसमें पर्याप्त जगह मिलती है, फीचर्स भी इसमें भरपूर मिलते हैं और इसके टर्बो पेट्रोल इंजन का प्रदर्शन भी काफी मजबूत है। इसलिए अगर आज इनमें से सिर्फ एक एसयूवी चुननी हो तो थोड़े अंतर से सेल्टॉस सबसे बेहतर विकल्प बनकर सामने आती है।